अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कार्टेलिज्म क्या होता है? कार्टेलिज्म क्या होता है? कुछ होता भी है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। कार्टेलिज्म एक पूरे तरीक़ेकार का नाम है जिसमें आप एक ग्रुप बनाकर किसी भी चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए प्योर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए आप किसी भी पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए या किसी भी इकोनॉमिक जो फ्लो है या इकोनॉमिक प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, आप उसको किसी भी चीज़ को अपने बेनिफिट में आप टर्न करवाने के लिए आप एक कार्टेल बना सकते हैं। कार्टेल ग्रुप को कहते हैं इन ईजी टर्म्स। और आप एक ग्रुप बना के चीज़ों को ऐसे पुश करवाते हैं कि वो आपके बेनिफिट में प्ले आउट कर दें और अपने बेनिफिट में आप किसी और का नुकसान कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वैसे पाकिस्तान में जो कार्टेल बनता है वो दुनिया की बात करें ना, पाकिस्तान की क्या हैसियत है? वो तो छोटा सा मुल्क है बेचारा। कार्टेल बनता है जनरली बिजनेस टर्म्स में बनता है, इकोनॉमिक टर्म्स में बनता है। कोई भी बिजनेस अपना ग्रुप बना ले और उस ग्रुप में ऐसी पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करवाए कि जिसमें उसको सब्सिडी ज़्यादा मिल जाए। तो सब्सिडी गवर्नमेंट या कोई स्टेट अपने टैक्स पेयर मनी से उसको दिलवा रही होगी। उसकी प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं उसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्टेट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट अगेन वो सब्सिडी से बेनिफिट ले रही होगी वो फर्म या वो ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कार्टेल का काम होता है कि वो अपना बेनिफिट निकलवाने के लिए पुश करके किसी और का नुकसान करवा रही हो। तो उसमें वो स्टेट की सब्सिडी भी ले सकती है, वो मार्केट में अपने कंपटीशन को भी पुश आउट कर सकती है, अपने जो कंपटीशन है उसको गलत टैक्टिक्स के थ्रू, ईजी टर्म्स में बदमाशी के थ्रू भी हो सकता है, या फिर प्राइस की वॉर्स करवा के या ट्रेड वॉर करवा के या टर्फ वॉर करवा के या फिर बैन लगवा के या फिर इस तरह के आप दूसरे की अगेंस्ट में आप कोर्ट में चले जाएं कि इसने ये वाली वायलेशन करी, ये वाली वायलेशन करी है, ख़ुद भी आप वो सारी वायलेशंस कर रहे हों बट उसको भी आप ले जाएं, उसके बिज़नेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करवाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कार्टेल यही करता है काम। बट सबसे बड़ा जो फ़ायदा कार्टेल कर रहा होता है अपना, वो प्राइस के ओरिएंटेशन में ही कर रहा होता है कि उसको प्राइस वो मिले कि जो जेन्युइन मार्केट में उसे नहीं मिल सकती, बट वो पुश करवा के, वो इस तरह की पॉलिसीज़ करवा के, इस तरह की चीज़ें करवा के वो ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा बेनिफिट ले रहा होगा। तो मार्केट इन्फ्लुएंस में आ गया ये तो डायरेक्टली मार्केट मैनिपुलेशन में आ गया। इन्फ्लुएंस से बढ़ के आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप जो फेयर मार्केट है, जो फ्री मार्केट है, आप फ्री मार्केट को फ्री नहीं चलने दे रहे, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन में आ जाता है। और मैनिपुलेशन जो है वो आप अपने फेवर में कर रहे हैं, वो कस्टमर के फेवर में नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जब आप अपने फेवर में कर रहे हैं मैनिपुलेशन, तो कस्टमर का उसमें डिसएडवांटेज है, कस्टमर का उसमें लॉस है। तो फ्री मार्केट नहीं हुई, ये मैनिपुलेटेड मार्केट है और मैनिपुलेटेड बाय द सेलर हो गई। तो वैसे ही है जैसे आप इनसाइडर ट्रेडिंग करें, इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको पता हो कि स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने हैं या नीचे जाने हैं, तो आप मैनिपुलेट करें मार्केट को और आप उसको पुश करवाएं। आप स्टॉक बेरर हों और आप उसी के स्टॉक के बेनिफिशरी हों और आप मैनिपुलेशन करवाएं, फिर आप उससे बेनिफिट लें, तो वो तो अलाउ ही नहीं है, बाय लॉ ही अलाउ नहीं है। तो इसी तरह आप अपने ही स्टॉक की प्राइसेस बढ़वाने के लिए मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करें, किसी भी सेक्टर में हो, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, आप स्पेसिफिक की बात कर लें, आप गाड़ियों की बात कर लें, आप कार्स की बात कर लें, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं गाड़ियों की और मार्केट में गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा हो, तो आप स्टॉक मौजूद हो, आप बना के रेडी करके बैठे हुए हो, बट आप आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट करवा आप देनी अगले बार, या आप गलत खबरें फैलाएं मार्केट में कि जी प्लांट को आग लग गई है, प्लांट बंद पड़ा है, प्लांट के पार्ट्स शॉर्ट हो गए हैं, प्लांट की मशीनरी ख़राब हो गई है, तो अगेन मार्केट में पैनिक फैलेगी। आप बोले हमारे पास जो स्टॉक था वो जल गया है या वो ख़राब हो गया है या वो शॉर्ट है, वो कम हो गया है, या हम अगला नहीं मंगवा रहे हैं, हम और प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो जो आपके पास लिमिटेड स्टॉक है उसकी प्राइस आप ऊपर ड्राइव कर रहे होंगे। और इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सारे कंपटीशन को मिला के, सारा कंपटीशन तो नहीं, आप फ़र्ज़ करें 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उसमें से 30 मैन्युफैक्चरर मिल जाएँ और बोले हम एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में हम प्राइसेस को 10 लाख रुपए की गाड़ी आप बोलें हम भाई 15 लाख से कम नहीं बेचेंगे ही नहीं, तो अगेन आपने मैनिपुलेशन की तरफ आप आ गए हैं। आपने ग्रुपिंग करके प्राइसेस को ड्राइव अप करने के लिए, जिसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी, जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करे, आपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस को ड्राइव अप करने के लिए एक कैंपेन चलाई है कि जिसमें आप कुछ ना हुए बगैर ही आप अपना मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगेन किसको डिसएडवांटेज है? ठीक है, अब ये तो एक साइड हो गई कि जो कार्टेल्स करते हैं, जनरली यही होता है। अब दूसरी साइड पे आए कि कंज्यूमर क्या करता है ऐसे में। अगर आपने देखा कि गाड़ियों की प्राइसेस एग्जूबरेंटली बढ़ा दी गई, मतलब
जो बेचारी 20-25 लाख की गाड़ी थी, सारे फैक्टर आप कर भी लेंगे, डॉलर क्या हुआ, मुल्क के हालात कैसे गए, और तब भी जो है 80 लाख 90 लाख रुपए पे चली गई। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ? अब अगर मार्केट का एनालाइज करें, आप एनालाइज करें मार्केट को, बिल्कुल, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? कौन बेनिफिट में रहा? अब प्राइसेस, आप वही आपकी वाली बात है, प्राइसेस जीरो तो ऑन पे मिल रही हैं, प्राइसेस देखिए, दो चीज़ें डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। एक होती है सेल और एक होती है प्राइस। तो प्राइस तो बढ़ गई, गाड़ियों की प्राइसेस सबने बढ़ा ली, सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, अगर पाकिस्तान सेंट्रिक बात करें तो सब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने प्राइसेस को बढ़ाया, और उतना बढ़ा लिया, उससे ज़्यादा ही बढ़ा लिया कि जो डिवैल्यूएशन हुई, डॉलर डिवैल्यूएशन, और जो टैक्सेस लगे उससे ज़्यादा बढ़वा लिया, प्राइस बढ़ गई। सही है। रेट लिस्ट भी निकल आई, सबने मिल के अपनी अपनी रेट लिस्टें जारी करी कि ये हमारी रेट लिस्ट है। 30-35 लाख वाली टोयोटा करोला टॉप स्पेक मॉडल 8 मिलियन की हो गई, 80 लाख की हो गई। क्या हुआ उससे? प्राइसेस ऊपर आ गई, सेल्स ख़त्म हो गई। ना सेल्स ख़त्म करने में किसी मतलब किसी का कोई हाथ नहीं था, कोई कैंपेन रन नहीं हुई, कोई ड्राइव नहीं चली, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि गाड़ियाँ लेना आज से मना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियाँ बिकना कम हो गई। वजह कि कंज्यूमर को भी दिख रहा है कि 35 लाख वाली गाड़ी 80 लाख की हो गई है, डॉलर दोगुना हो गया है, ठीक है, बाकी इतना टैक्स बढ़ गया है, बट इतनी वैल्यू बनती नहीं है, मैं इतने पैसे लगाने को राज़ी नहीं हूँ, गाड़ियाँ बिकना रुक गई, एंड ऑफ स्टोरी हो गई, सेल्स गायब हो गई। तो हर उस कमोडिटी की प्राइस के जो आप आर्टिफिशियली रेज अप कर लेंगे, वो प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर सेल्स कम हो जाती है, और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सेल्स लूज़ करके, प्राइस तो पर्चे पे लिखी हुई, आपने लिख के बैठे हुए, आप गाड़ी आपके गोडाउन में पड़ी हुई है, आपके वेयरहाउसेज में पड़ी हुई है, आपके शोरूम्स पे खड़ी हुई हैं, बट और आपने रेट लिस्ट जारी करी हुई है, वो पर्चों में लिखी हुई हैं, वो फॉरवर्ड हो रही हैं कि ये कंट्रोल प्राइस है और इस पर आप ऊपर इतना रख सकते हैं और नीचे इतना रख सकते हैं। पहले आप 10-10 लाख रुपए ऊपर लेके गाड़ियाँ बुक करवा रहे होते थे, 6-6 महीने का वेट टाइम होता था। आज सिनेरियो ये है कि ऑन मनी नामी चीज़ कोई नहीं है, रेडी स्टॉक मिल रहा है, रेडी स्टॉक सारी गाड़ियाँ तकरीबन मिल रही हैं आपको, उसमें भी डिस्काउंट मिल रही है, किसी में आपको फ्री फ्लोर मैट मिल रहे हैं, किसी में आपको कोई और सर्विसें फ्री मिल रही हैं, किसी में आपको इंस्टॉलमेंट्स विदाउट एनी इंटरेस्ट मिल रही हैं कि इतने साल का विदाउट इंस्टॉलमेंट प्लान ले लें हमसे, वो भी हम करवा लेंगे, फाइनेंसिंग आपको करवा के देंगे। ये सिनेरियो किसने क्रिएट करा है? कंज्यूमर ने क्रिएट करा है। कंज्यूमर तो सिर्फ कंज्यूम करने बैठा था, आपने उसको कंज्यूम करने ही नहीं दिया, वजह आपकी शॉर्ट साइटेडनेस थी और कुछ भी नहीं था। बस एक वर्ड में अगर इसको समराइज करें तो आपकी शॉर्ट साइटेडनेस थी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, कि आप प्राइस को बिला वजह ड्राइव अप नहीं कर सकते। किसी चीज़ की डिमांड हो भी और आप उसको आर्टिफिशियली, रियल एस्टेट की डिमांड नहीं है आज का, डिमांड है, घरों में नहीं रहना क्या? गाड़ियों की डिमांड क्या ख़त्म हो गई है? किसी ने मूव नहीं करना क्या? किसी इंडस्ट्री ने काम नहीं करना कि उसको व्हीकल्स ना चाहिए हो अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। सब चीज़ों की डिमांड मौजूद है, उसके बावजूद जब प्राइसेस को आप अनरीजनेबली हाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एपेटाइट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उस एपेटाइट के ख़त्म होने में 2-3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि इतना कैपिटल ही नहीं है अगले के पास, भाई जो चीज़ उसके पहले 3 मिलियन की वायबिलिटी में आ रही थी, आपने बिला वजह उसको 8 मिलियन का कर दिया, तो वो उसके अगेंस्ट कोई ऑल्टरनेटिव फिर तलाश करना चाहता है। वो बोलता है मैं पुरानी गाड़ी ले लेता हूँ, यूज़ गाड़ी ले लेता हूँ, मेरे पास 8 मिलियन है ही नहीं, मैं कहाँ से ले लूँ। दूसरा कि वो अवॉइड करता है, कोई और रास्ता निकालता है, आउटसोर्स करता है, रेंट पे ले लेता है, वो डिवीज़न ही अपनी सेपरेट कर देता है। और बहुत से हल निकल सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इस एक कंजम्पशन से उसने अपना जो मेथडोलॉजी है उसको मेंटेन करना है, उसको और हल निकाल सकता है वो। तो ये जब आप उस पर टाइट करते हैं, प्रेशर डालते हैं फाइनेंशियली, तो वो और रास्ते निकालने के लिए उसके पास इंसेंटिव बढ़ जाता है और फिर वो और स्मार्टली प्ले आउट करता है उस गेम को। जैसे आपने प्राइस को हाइक किया तो उसने कोई और हल निकाल लिया। इसी तरह बस यही फैक्टर्स हैं कि आप प्राइस को जब आर्टिफिशियली हाइक अप करेंगे तो और रास्ते निकल आते हैं, उस और रास्तों में कोई फायदा सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती है, सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट बढ़ जाती है। कोई फ़ायदा नहीं होता उस प्लेयर को कि जिसने प्राइस रेज करी हो। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपके पास पिछले 3 सालों की है कि जिसमें आपने बाकी सारी चीज़ों की प्राइस राइज करी, वो कंजम्पशन ही ख़त्म हो गई। और कंजम्पशन ख़त्म इसीलिए हुई कि वो दिख गया कि इतनी वही कंजम्पशन है बट उसकी वैल्यू आपने इतनी ओवर एग्जैजरेट कर दी है कि वो निकल आउट ऑफ द लीग हो गई, फिजिबिलिटी ख़त्म हो गई उस कंजम्पशन की। तो ये हर कमोडिटी के साथ है, हर सर्विस के साथ। अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये और आप उसको 150 रुपये बिला वजह कर देंगे तो थोड़ी बहुत सेलिंग आपकी होती रहेगी, बट मेजॉरिटी कस्टमर। और उससे बढ़ के बात कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है और जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन है वो किसी एक सेक्टर के थ्रू हो रही है। सही बात। जैसे गाड़ियाँ फ़र्ज़ करें
आपको ये बात भी देखने में मिलेगी कि पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ सेक्टर, जो चाइनीज़ व्हीकल्स, चाइनीज़ गाड़ियाँ, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो आपके लोकल जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स के जो यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उनकी प्राइसेस अनरीजनेबली ज़्यादा हो गई और उनमें जो वैल्यू मिली वो कम मिली। उसके अगेंस्ट में चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ वो आए हुए हैं, जो भी आए हुए हैं, 4-5 आए हुए हैं ना, सबको पता ही है कौन आए हुए हैं। फीचर्स एक्स्ट्रा दिए थे। साउथ कोरियन भी आए हुए हैं, वो फीचर्स भी ज़्यादा दे रहे हैं और प्राइस वाइज भी ज़्यादा कंपेटिटिव थे। वो पूरे का पूरे सेगमेंट ही खा गए, होंडा सिविक का सेगमेंट ही खाया गया पूरा, वो बाकियों की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसी आप बोले कि एक तो थी गाड़ी, एक तो थी एसयूवी, वो गाड़ी का सेक्टर उठ के एसयूवी के सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसी वैल्यू के अंदर लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिला, लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिखी और प्राइस वाइज भी ज़्यादा कंपेटिटिव थी। आज भी आप कंपेयर कर लें तो होंडा सिविक से सस्ती है सारी एसयूवीज़ जो पाकिस्तान में ब्रांड न्यू मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो सारी की सारी उससे सस्ती हैं। तो सेगमेंट तो खाया जाएगा ना। फिर किसी ने, इन्होंने कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग कुछ भी नहीं किया, एक प्रोडक्ट थी ला के रख दी, प्राइस ज़्यादा कंपेटिटिव थी, वैल्यू उसमें एक्चुअली थी, पुराने प्लेयर सारे आउट। और आज से 5 साल पहले चले जाएं तो लग रहा था बस बिग 3 हैं और बिग 3 के अलावा कोई और मार्केट में आ नहीं सकता, तो यही मार्केट को ड्राइव करेंगे, यही जो बोलेंगे, जो प्रोडक्ट लाएंगे वही चल सकता है। उस टाइम तो उनको यही लग रहा था ना, पर टाइम बदलते हुए कितना टाइम लगा आपको? 4 से 5 साल नहीं लगे, पूरी मार्केट बदल गई। बिग 3 तो बिग 7 में भी नहीं आ रहे, नहीं वो खत्म, उनकी तो प्रोडक्ट लाइनअप ही टोटल आउट होती जा रही है, तो वो मोनोपोली सारी खत्म हो गई। समझाने की बात ये है कि आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, ओपन मार्केट में आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, आप नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपना ही करते हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो कंज्यूमर अपने आप पे, यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर नहीं है ना। आप इस बात को समझें कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर, जो बंदा उठ के मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा वो उसको माल दे देगा, इतनी सी गेम है, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है। बिल्कुल, आप कोई एक्सक्लूसिव उसके कुछ भी नहीं है। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, उसने सबको सामान दे देना है, वो सारा ला के यहाँ रख सकता है, वहाँ भी रख सकता है, आगे भी बेच सकता है। एक्सक्लूसिविटी का हाल तो ये है कि जो अगर हम स्पेसिफिकली सोलर पैनल्स की बात करें तो जितने लोग कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हैं उससे ज़्यादा लोग इनडायरेक्टली ले रहे हैं। सही बात, ये 95% तो इनडायरेक्टली चल रहा है ना। फिर जो लोग डायरेक्टली ले रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऊपर मिक्स हो जाता है, वो इनडायरेक्टली भी ले रहे हैं, वो मिक्सिंग में भी चल रहा है माल। तो अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा है तो आपको इनडायरेक्टली लेने की क्या ज़रूरत है? तो अगर सब इनडायरेक्टली ले रहे हैं तो फिर किस बात की मोनोपोली और किस बात का जोड़ और किस बात की कहानियाँ? नहीं, वो है नहीं, वो मोनोपोली आप सस्टेन नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ की मोनोपोली ज़्यादा, क्योंकि ओपन आइटम है, प्लस मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू सेल टू द कंज्यूमर ऑल्सो। आप एज अ कंज्यूमर उसकी तो पहले ही मार्केट बाजार की यूरोप बंद हुई हुई है, यूएसए बंद हुई हुई है, फिर रही ये कहीं है। बिल्कुल, तो इसमें भी अगर वो स्पेसिफिक हो जाएगा मैंने 4 बंदों को देना है तो वो अपना प्लांट बंद नहीं करेगा, वो बेवकूफ़ नहीं है। उसकी तो प्राइसेस वैसी नीचे आ रही है, उसकी तो कॉस्ट वैसी नीचे को आ रही है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन नीचे को आ रही है, तो वो तो रेडी है कि मुझे पैसे दो, मुझे सामान उठाओ। उसने पिछले 5 साल भी यही किया है ना, कि उसने प्राइसेस को ड्राइव डाउन इसी तरह करवाया कि उसने स्टॉक क्वांटिटी में बेचा है, सबको बेचा है, बिला तफरीक बेचा है कि जिसको चाहिए ले लो, मैं रेडी बैठा हूँ बेचने के लिए। आप कंपनी बना के बोलते हो मैं कंपनी को दे रहा हूँ, आप इंडिविजुअल आके ले रहे हो, मैं इंडिविजुअल को दे रहा हूँ, आप बस मेरे साथ MOU साइन कर लो, आप बस मूड बना लो और वो रेडी है देने को, मैं दे देता हूँ आपको, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो वो इतनी सी बात है। बाकी जो लोग समझ रहे हैं जो पाकिस्तान में मोनोपोली बना के बहुत ज़्यादा प्राइसेस को ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो कुछ करके देख ले, वो करके देख ले एज अ कंज्यूमर, आप उनको छोड़ दें, आप डायरेक्टली, अगर आपका ऑर्डर है, क्वांटिटी ऑर्डर है, आप डायरेक्टली डाल के देख लें, और अगर आपका क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं है तो आप अपना ग्रुप बना लें एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर ग्रुप बना लें अपना, और आप एज अ कंज्यूमर अपना कर लें। क्योंकि जो भी इनडायरेक्टली सामान मंगवा रहा है, ज़रा उसकी पहले चेकिंग जाके कर लेंगे, उसने वारंटी क्लेम में कितने प्रोसीजर्स में हेल्प आउट किया कस्टमर्स को, और आप ये चेक कर लें कि वो इनडायरेक्टली माल मिक्सिंग वाला मंगवा रहा है कि नहीं मंगवा रहा। प्लस आप ये भी चेक कर लें कि वो माल कितनी प्राइसिंग में दे रहा है और वो कस्टमर को कितना फैसिलिटेट करता है, टेक्नोलॉजिकली वो कितना रिसर्च करता है प्रोडक्ट के पीछे कि कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में जो प्रोडक्ट हो मैं वो मंगवाऊँ। भीड़ चाल वाला हालात हैं, वो माल बेच रहे हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसने वो मंगवाया तो मैं भी ये मंगवा लेता हूँ, ये सोच है। मंगवा के बेच दिया, कहानी ख़त्म हो गई, माल उतरने से पहले ही अगले को बेच दिया कि पैसे दे दो, वहाँ पोर्ट पे पड़ा हुआ माल ही तुम्हारा हो जाएगा, वहाँ से उठा लेना, ना खुद देखा क्या एक्चुअली अंदर आया नहीं आया। टेस्टिंग रिपोर्ट्स आधी फेक चला रहे हैं, आधी असली चला रहे हैं, कभी कभी असली दिखा देते हैं, कभी कभी 2 नंबर दिखा लेते हैं। तो जो इस तरह काम कर रहे हैं वो एज ए कंज्यूमर फिर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आप जा के यहाँ से स्टॉक लेंगे, आप अपना
अपने ऑर्डर डायरेक्ट डालने, कंपनी तो आपको बेचने को राजी है ना, तो आप डायरेक्टली भी मंगवा सकते हैं। जब आपको यहाँ सर्विस सही मिलेगा, सही प्राइस में मिलेगा, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जब भी आपको फील होए कि यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा दिख रही है पाकिस्तान के अंदर, के पाकिस्तानी मार्केट बहुत तेज़ चल रही है, तो आप डायरेक्ट चाइना से मंगवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज एन एंड यूज़र आपका तो काम है सोलर पैनल लेना, एक दफ़ा लेना, जेन्युइन लेना और नॉर्मल प्राइसिंग पे लेना। एक्सेसिव प्राइसिंग पे लेना आपका मकसद नहीं है। टियर 1 की प्रोडक्ट है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का हाथ है इसमें, पाकिस्तानी इंपोर्टर का कोई हाथ नहीं है उसके जेन्युइन होने में। पाकिस्तानी ट्रेडर का तो हालात ये है कि उसको तो आप कुछ भी दे देंगे तो वो बेच देगा, उसको तो सीक्रेट बेचते हुए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मिक्सिंग करते हुए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेना ज़्यादा बेहतर है, उस पर वर्क करें। क्वांटिटीज़ में ऑर्डर अगर आपके हैं तो डायरेक्टली ऑर्डर पे वर्क करें। प्लस यहाँ पे जब तक सही प्राइस पे मिले तो उसकी वेरिफिकेशन करें। यहाँ के माल की तो आपको 1 लाख दफ़ा वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ना, यहाँ तो एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो आपको फ़ायदा होएगा। नहीं लेंगे तो आपको डज ही पड़ेगी। तो आपने यहाँ से लेना है, यहाँ से लें, बट उसकी वेरिफिकेशन करें पहले। PSI रिपोर्ट लें, COC लें, फ्लैश टेस्ट लें, GD लें, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं तो आप यहाँ से भी वर्कआउट करें। GD वगैरह आपको COC, फ्लैश टेस्ट, PSI, GD नहीं मिलती यहाँ से, छोड़ दें, कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है, रेटों की बात ही नहीं बनती। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स की बनती है, पहले डॉक्यूमेंट्स लें जहाँ से भी ले रहे हैं, बेशक 1 पैनल ले रहे हैं या 1000 पैनल ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई ट्रेड के सीक्रेट, जिसके लगता है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको छोड़ दें, उसको बोलें इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अपने पास किसी तहखाने में छुपा के रख लो, और फिर जदी पुश्ती अगलों को पास ऑन करते रहना अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि ये तो आपने छुपा के रखने थे। गुड्स डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन नाम कहते हैं कि मैंने डिक्लेयर किया कि मैंने सामान मंगवाया, तो जो डिक्लेयर किया ज़रा उसको, उसकी डिक्लेरेशन तो वो दिखानी पड़ेगी आपको। जो नहीं देता आप छोड़ दें। एज एन एंड यूज़र आपका पूरा प्रेरोगेटिव है, आपका राइट है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे ही तो आपको पता लगेगा कि वो फेक पैनल्स है या फेक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह क्लियर हो रहा है माल, वो भी सबको पता ही है किस तरह क्लियर हो रहा है। तो खैर कोई परेशानी की बात नहीं है। एज एन एंड यूज़र अपना सोलर पैनल्स की जो अडॉप्शन है आप उस पर वर्कआउट करें, और आप एज ए कंज्यूमर अपने ऑर्डर्स डायरेक्टली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स तक भी पुश कर सकते हैं। रेडी बैठे हो तो सबको सामान देने बैठे हैं, आपको भी देने बैठे हैं और बाकियों को भी देने बैठे हैं। चलें जी, रैप अप करें मेरा ख्याल। वीडियो को रैप अप करते हैं जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं एज एन एंड यूज़र आपके क्या मसाइल चल रहे हैं, और आपको क्या प्राइसेस मिल रही हैं, क्या पैनल्स मिल रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजी में कौन से पैनल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में P टाइप के पैनल्स भी बिक रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ये कैंपेन्स भी रन होती हैं कि जी लॉन्गी हाइमो 6 सबसे बेहतरीन पैनल है और उससे अच्छा पैनल ही कोई नहीं है, और फिर 2 महीने बाद ये कैंपेन रन होती है कि लॉन्गी हाइमो 6 फेल है। यहाँ का तो जो कैलिबर है, वो जो सारे अपने कंटेनर थे वो बेचने के बाद वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। सब हुआ ये, जब तक वो कंटेनर हमारे पास थे तो बेस्ट था, जैसे ही कंटेनर ऑफलोड हो गया वो फेल हो गया। उसमें आखिर में रुला कौन? कंज्यूमर। पागल बना दिया कंज्यूमर को। पहले लॉन्गी हाइमो 6 अच्छा महंगा ओवर प्राइस करके बेचा ना, या तो नॉर्मल प्राइस पे बेच रहे होते तो कोई मसला नहीं है, खराब तो नहीं था वो। अभी जी कैनेडियन सबसे अच्छा, कैनेडियन के 10 रुपए ही ज़्यादा है। ऐसे कैनेडियन 10 रुपए ज़्यादा की बिजली बना देता हूँ। अभी कुछ वक्त गुजरेगा, कैनेडियन ख़त्म हो जाएगा, फ्लॉप कहला दिया जाएगा। वो बस माल ऑफलोड करने की बात है, उसके रेट बढ़वाने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब कोई सस्टेनेबिलिटी कोई है ही नहीं ना, कोई बात में कि आप बोलेंगे वो सस्टेनेबल बात होगी जी कैनेडियन बहुत अच्छा है, ठीक है 10% 10 रुपये की ज़्यादा का मतलब है कि 25% ज़्यादा एफिशिएंसी देनी चाहिए। मतलब 50% पे चलता है वो, ये नॉर्मल तो 23 पे चलता है, वो 46 पे चलना चाहिए। अच्छा। तो क्या इतना फ़र्क है? अगर इतना फ़र्क है तो वारा खाता है आप लें। तो मतलब बिला वजह अपने माल के रेट बढ़वा के ऑफलोड करके बस फिर अपनी बात से बैक ट्रैक करने वाली बात है। तो एज एन एंड यूज़र बिजनेस नहीं होता, एज एन एंड यूज़र आप ही होशियार हो जाएं। कंज्यूमर आप हैं, कंज्यूमर नहीं अडॉप्शन करनी है, और उस टेक्नोलॉजी से जो वास्ता है वो कंज्यूमर का ही है। बाकी बेचने वालों को क्या है? बेचने वालों को आलू देंगे, वो आलू बेच देंगे, प्याज देंगे, प्याज बेच देंगे। आज सोलर पैनल बेच रहे हैं, कल को फिर वापस किसी और ट्रेड में चले जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। कल वीडियो पर आप करते हैं जी। थैंक यू।